कराची और कराची के एक नहीं अनेक मसाइल, बेशुमार हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमारे लिए ये मसला इंसानी मसला था। वो फिल्म देखी ना, अपने सब्जेक्ट ना बोल सकता है ना सुन सकता है, बस अपनी आंखें हिला सकता है। सब मौका जो आपको जंग के बाद याद आए उसको अपने मुंह के ऊपर मार देना चाहिए। चाहे शरई हो या कानूनी हो, मेरी मर्जी में किसको कुछ भी तोहफा दूं। कराची में डंपर गर्दी थम न सकी, राशिद मिन्हास रोड पर खौफनाक ट्रैफिक हादसा। डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर से बेटा और बेटी जा भाग, वालिद जख्मी। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने मुतादिद डंपर्स को आग लगा दी। 10 से ज़ायद ड्राइवर जेर हिरासत। हौलनाक वाक़े की CCTV ने नए सवालात उठा दिए। नमाज जनाजा अदा तदफीन कर दी गई। वाक़े का मुकदमा दर्ज। भारत खुद को विश्व गुरु समझता है, जो इसकी भूल है। वाज़े कर दूं कि अगर पाकिस्तान के खिलाफ जाहरियत हुई तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दुश्मन को एक बार फिर दो टोक पैगाम। दौरे अमरीका के दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी से धुआंधार खिताब। दूसरी जानिब बैनुल-अक़वामी रसा एजेंसी रॉयटर्स ने मोदी सरकार की पोल पट्टी खोल दी। कहा भारतीय वज़ीर आज़म मोदी 11 साल इक़्तिदार के साथ से मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान से जंग बंदी और अमरीका से सफारती ताल्लुकात मोदी के लिए इम्तिहान बन गए हैं। बारिश ने वेस्ट इंडीज को मैच जितवा दिया। वनडे सीरीज में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त। सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 5 विकेटों से शिकस्त दी थी। 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 1-1 से बराबर। सीरीज का कल आखिरी मार्का होगा। जबरी कहत से गजा वालों की जिंदगी बेहाल। इसराइल ने जुल्म और सितम की इंतहा कर दी। ग़िज़ाई किल्लत से मज़ीद 27 बच्चे जिंदगी की बाजी हार गए। कहत से अब तक 100 बच्चों समेत 217 अफराद इंतकाल कर गए। उधर सयूनी फोर्सेस की जानिब से गजा का मुहासरा जारी। शदीद बमबारी और फायरिंग से 39 अफराद शहीद हुए, जिसके बाद 2 सालों में अब तक 61,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। और पाकिस्तानी तलबा की शानदार परफॉर्मेंस। आलमी न्यूक्लियर साइंस ओलंपियाड में 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 कांसे की तमगा जीत लिए। पाकिस्तानी टीम की तरबियत पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड अप्लाइड साइंसेस के माहिरीन ने की। इवेंट में गोल्ड मेडल जीतने वाले मोहम्मद तैयब आज होंगे हमारे मेहमान। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नूम खैर राख ले। वशत के दुनिया बोले के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ सादिया साहब। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। कोशिश हमारी होती है कि हम सुबह का आगाज़ ज़रा मस्बत तरीके से अच्छी तरीके से करें, लेकिन कुछ मसाइल जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। उनमें से कराची और कराची के एक नहीं अनेक मसाइल, बेशुमार हादसा रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं और सिर्फ 7 माह में 550 तक तादाद जा पहुंची है उन लोगों की जो खूनी डंपर्स का शिकार हुए हैं। बिल्कुल, अगर कराची के इलाके में हालिया होने वाले इस खूनी हादसे की बात करें तो डंपर ने मोटरसाइकिल सवार फैमिली को इसमें रौंद डाला। इंतहाई अफसोसनाक हादसा पेश आया, जिसमें बाप तो शदीद जख्मी हुआ, 15 साल बेटा और 22 साल की लड़की जान से चले गए, जबकि हादसे का जिम्मेदार ड्राइवर कानून की गिरफ्त में नहीं आ सका। अच्छा, अब सादिया अब देखें इसमें जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए। एक तो ये कि फ़ौरन से डंपर्स को आग लगा दी जाती है। एक डंपर ने किया है तो बाकी डंपर्स का क्या कसूर, एक चीज़ ये। दूसरी ये कि हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि जी ये बिल्कुल कोई जस्टिफाइड है, लेकिन प्रॉब्लम है ना एक, और प्रॉब्लम यह है कि एक ही मुल्क है, इसके 2 शहर हैं। आप लाहौर देख लें, आप जो इस वक्त देख रहे हैं, हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे भी, और जो लोग वहाँ रहते हैं जिन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि वहाँ पे सड़कों पे गड्ढे आपको नहीं दिखाई देते। ट्रू दैट। कोई मंसूबा शुरू होता है तो मुकम्मल भी हो जाता है, चल भी पड़ता है। जैसे कि हालिया जो अभी ट्राम सर्विस वहाँ पे चली है ग्रीन कलर की, वो बड़ा ज़बरदस्त पोर्ट्रे हो रहा है। कराची में साथ ही ऐसा लगता है कि ये मंसूबे जो हैं ये क़यामत के एक दिन पहले तक ये जारी रहेंगे, फिर क़यामत आ जाएगी, फिर सब कुछ खत्म होगा। बिल्कुल, और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? आई मीन लाइक क्या ये तकाबुल क्यों कर रहे हैं? फैसल, मेरे ज़हन में ये बात आ रही है कि हम तो अभी डंपर गर्दी का जिक्र कर रहे हैं, एक्सीडेंट्स का जिक्र कर रहे हैं, कराची का मंजर पेश कर रहे हैं कि यहाँ पर सूरत हाल क्या बन रही है। तो अपने व्यूअर्स को ये बता दें कि भाई यहाँ पर हम देखते हैं कि आए रोज़ जो है वो काम हो रहा होता है, सड़कों पर काम हो रहा है, डंपर्स वहाँ से गुजरते हैं, गड़े पड़े होते हैं, उनको ठीक नहीं किया जाता।
था। और फिर ये उज़र पेश किया जाता है बाद में कि जब कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है या इस तरह की कोई भी सिचुएशन हो जाती है तो ये कह दिया जाता है कि जी कराची में तो हर जगह तो तरक्याती काम हो रहा है, हर जगह तो खड्डे हैं, हर जगह से तो सड़क उखड़ी हुई है, कोई लेन तो मौजूद है नहीं है, बाइकर कहाँ पर गाड़ी चलाए। तो ये उज़र पेश करके बात आगे बढ़ जाती है और रफा दफा हो जाती है। और वो फिर जो डंपर, एक तो ये कि डंपर एसोसिएशन भी है माशाल्लाह से हमारे यहाँ ना, दिस इज़ वन थिंग। तो वो ये कहती है कि जी तवाज़ुन गाड़ी बरकरार नहीं रख पाई। बहुत सारे हादसात में जो उनके हाजी लियाकत महसूस साहब है वो कहते हैं कि क्योंकि गाड़ी तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सकती तो जनाब वो उलट गई। अच्छा, इस सबसे पहले ना एक और चीज़ सादिया, एक और चीज़ हुई इससे पहले कि हम आगे बढ़ें। एक तो चीज़ होती है ज़ख्मों पे मरहम रखना और फिर होती है एक नमक पाशी करना। कल एक चीज़ मंजराम पे आई, कल वैसे बाय द वे सुबह से एहतजाज सुपर हाईवे पे जारी था और डंपर एसोसिएशन जो थे उनके तमाम तर अरकान वहाँ जाके बैठ गए थे। फिर वहाँ पे इंतज़ामिया पहुँची। इंतज़ामिया क्या कह रही थी इन लोगों से, पहले आपको दिखाते हैं। देखिए, यहाँ के लोगों का माइंड सेट ही ऐसा है, यहाँ के लोगों का जहन ही ऐसा है। इससे आगे हम कुछ नहीं कहेंगे कि वो क्या कहना चाह रहे थे या क्या नहीं। अब साथ ये प्रॉब्लम यह है कि हो सकता है कि ये बात बतौर एक स्ट्रेटजी कही गई हो ताकि उस वक्त मामले को ठंडा किया जा सके या रफा दफा किया जा सके। लेकिन मेरे ख्याल में तो आपकी बात किसी हद तक सही भी लग रही है, लेकिन फैसल मुझे ऐसा लगता है ऐसे मामलात में तो पहले आप इजहार अफसोस करते हैं और ये बताते हैं कि ये वाक़या कितना ज़्यादा किसी भी ख़ानदान के लिए दर्दनाक हो सकता है, आप इन्वेस्टिगेशन के लिए क्या करने जा रहे हैं, एंड फिर उसके बाद कोई फर्दर आप बात करते हैं। यू नो व्हाट सादिया, आप सोशल मीडिया उठा के देखें सारी चीज़ें, ये एक इंतज़ामी मामला है जो कि लसानी बना दिया गया है। और इस तरह का ये जो बयान है, क्या ये जलती पे तेल का काम तो नहीं करेगा, ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी सारी सूरत हाल पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी साहब। खुर्शीदी साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो अली खुर्शीदी साहब, आप सिचुएशन देख रहे हैं, आपके सामने है सारी चीज़ें। सो माय क्वेश्चन इज़, कराची वालों की किस्मत ख़राब है या फिर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है? डंपर माफिया कंट्रोल से बाहर है, राशिद मिनाज वाला ये हादसा होता है, 2 अफराद उसमें जान से चले जाते हैं, वालिद इस वक्त अस्पताल में ज़ेरे इलाज हैं। वेयर इज़ द गवर्नमेंट? देखें, ये जो बात की है बहुत अफसोसनाक बात है और यकीन जानिए कि ये मैं कोई बात पिछले 4-5 महीने से तवातुर के साथ मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में, असेंबली का फ्लोर हो या कोई मीडिया टॉक हो, कुछ भी हो, वहाँ पे ये बात मैं तवातुर से कर रहा हूँ कि ये सूबा इंतज़ामी तौर पे फेल हो चुका है। देखें, इस डंपर हादसात पर भी बहुत सारी सियासी जमातों ने सियासत करने की कोशिश की। हमने इस मसले को ना लिसानी मसला बनने दिया और ये इंतज़ामी मसला भी नहीं था, क्योंकि अगर इंतज़ामी मसला होता सिर्फ तो फिर हुकूमत उनकी है, अफसरान उनके हैं, वो खुद में बैठे और मसला हल करें। नहीं, हमारे लिए ये मसला इंसानी मसला था और इस इंसानी मसले के हल के लिए हमसे जो बन सका बहैसियत ऑपोजिशन। देखिए, बहुत आसान काम है ना, हम तो ऑपोजिशन में बैठे हुए और बैश करना शुरू हो जाएं गवर्नमेंट को कि जी आप फेल हो चुके हैं और तमाम चीज़ें। हमने इसके बावजूद भी इसको इंसानी मसला समझा। जो मीटिंग सरकार की जानिब से तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा के की गई थी, मैं खुद उसमें मौजूद था। और बात क्या थी? बात बड़ी सिंपल सी थी, जो मैंने उस वक्त भी और जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का डेलीगेशन था, उन्होंने ये बात कही कि जनाब ये एक इंसानी मसला है, इसको हल करने की हमने बहुत सारी तजावीज़ दी और वहाँ पे हुकूमत ने उन तजावीज़ को सुना और उस पर अमल करने के वादे और वईद किए। यकीन जाने, इट्स बीन लाइक 5 to 6 months, कुछ नहीं हो रहा जनाब। यहाँ देखिए, रेगुलराइजेशन नहीं हो रही है। ड्राइवर जो डंपर माफिया या जो भी कह लीजिए आप, ये जो खूनी डंपर चल रहे हैं इस शहर में, उनका कोई चेक एंड बैलेंस का मैकेनिज्म नहीं है। क्या उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस मौजूद है? नहीं है। और फिर इस तरह के वाक़यात, जैसे ये राशिद मिनाज वाला रोड वाला वाक़या हुआ है, उन तमाम वाक़यात के बाद ये जो डंपर का ड्राइवर है ये कैसे गायब हो जाता है? ये एक और सवालिया निशान है हुकूमत पर। यहाँ पुलिस बड़ा क्रेडिट लेती है कि हमने फला मुजरिम को पकड़ लिया, फला मुजरिम को पकड़ लिया। एक रेड हैंडेड जो काम, मतलब जो ऑन स्पॉट एक काम हुआ है, उसके लिए उसका ड्राइवर जो है वो गायब हो जाता है और कोई पूछने वाला नहीं होता। तो मैं फिर दोबारा ये बात रिपीट करूंगा कि ये सूबा सिंध इंतजामी तौर पर फेल हो चुका है। इसकी रीवैम्पिंग और इसकी ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अब ये वाक़यात इतने ज़्यादा तवातुर के साथ हो चुके हैं कि अब ऐसा लगता है कि दिल पथरा गए हैं।
हमें पता है कि जी हादसात में ठीक है जी हम बात हो गई, एक और शहरी जो है वो जान से हाथ धो बैठा। जनाब ये शहर का वाकयातन कोई पुरसाने हाल नहीं हो रहा, और हम एक मौसर ऑपोजिशन या एक शहरी सिंध की सबसे बड़ी जमात होने की हैसियत से इस पे देखें सियासत नहीं कर रहे हैं। हम इन तमाम मसाइल की निशानदेही कर रहे हैं, उसके हल के लिए क्या काम करना है उस पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत को जो है वो कन्विंस कर सकें, मगर यकीन जाने ढाक के तीन पात कुछ होने को कुछ अच्छा होता नज़र नहीं आ रहा है। वैसे तो कई सालों से ही एक्सीडेंट्स वाला मामला चल रहा है, लेकिन नवंबर से हम देख रहे हैं कि केसेस में तवातुर के साथ इजाफा होता चला जा रहा है। जब भी किसी को पकड़ा जाता है उसे ज़मानत पर रिहा कर दिया जाता है। कभी फिटनेस सर्टिफिकेट का रोना होता है, कभी कहा जाता है कि जी ड्रग टेस्ट होंगे, उसके बाद बावजूद ये सारे ऐलानात हो जाते हैं, लेकिन शदीद जो इसकी हसासियत है, उसकी जो शिद्दत है, उसको सीरियसली ऐसा लगता है जैसे लिया ही नहीं जा रहा। अभी भी टैंकर्स आज़ाद घूम रहे हैं। आखिर ये इतना एक्सट्रीम प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, इतना क्रूशल प्रॉब्लम है, इसको हल होने क्यों नहीं दिया जाता या किया ही क्यों जाता नहीं है इसका हल? वेल देखिए, इस चीज़ को समझना होगा। वो कहते हैं ना कि आपकी नीयत अच्छी हो तो सारे मामलात और परेशानियां जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। हमारा मानना ये है, मेरा मानना ये है कि इंतज़ामी तौर पर ये फेल हो चुके हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इनकी नीयत नहीं है ठीक करने की। इस शहर का मेयर खड़े होकर कहता है कि जी आज से पार्किंग जो है वो शहर में ख़त्म कर दी गई है। सीनियर मिनिस्टर साहब हैं वो इरशाद फरमाते हैं कि जी अब कोई पार्किंग नहीं ली जाएगी शहर कराची से, मगर उठाएं कैमरा और देखें पूरे शहर में पार्किंग्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इनके कौल व फ़िल में तजाद है। ये लफाजी की हद तक तो कमिटमेंट्स कर लेते हैं ताकि जान छुड़ाई जा सके, मगर हकीकत का इन तमाम चीज़ों से कोई वास्ता नहीं है, इसीलिए सारे हादसात हो रहे हैं। खुशी साहब, मुझे तो इस साल रमज़ान में जो वाक़या जो पेश आया था वो मेरे जहनों में घूम जाता है, और वो खुलासा कर लेता है कि ये मामला जो हैं वो क्यों हल नहीं होते। लेकिन चलिए, कहने को एसोसिएशन, लेकिन अगर कोई रोड बनकर आए तो माफिया। तो ये इस माफिया ने सोराब बोर्ड को कई घंटों तक बंद रखा, पुलिस मुज़ाकरात करने आई, फिर रोड बहाल करवाया। 16 लोग जो हैं वो 7 टैंकर्स को जलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हैं। तो उनका क्या होगा, और ये बताइए कि सज़ा उनको देंगे फिर खामोश करा दिया जाएगा? ऑल्दो कि दिस इज़ नॉट द सोल्यूशन कि आप अमलाक को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें, बट इंसाफ नहीं होगा तो फिर लोग आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन इस तरह के गलत और उनकी इक़दाम आवाज़ भी, जाहिर सी बात, आप लोग नहीं बनेंगे तो फिर वो कहाँ वेंट आउट करेंगे? वेल देखिए, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है और ये कोई पहला इंटरव्यू नहीं है शायद जो मैं बैठ के आपके इस प्रोग्राम में दे रहा हूँ। तवातुर के साथ दसियों बार एक ही बात की जा रही है। अब देखें ना, जो राशिद मिनाज वाला रोड वाला वाक़या हुआ है, जो बहन भाई की शहादत हुई है, उस बच्ची की शादी होने वाली थी। ज़रा सोचे तो, थोड़ी देर के लिए रियलाइज़ करें कि ये मेरी सगी बहन थी या मेरा सगा भाई था। थोड़ा सोचे तो। अच्छा, हम सोच रहे हैं उसी इंटेंसिटी के साथ हुकूमत को नेक नियति के साथ उनको मशवरे दे रहे हैं कि खुदारा देखें, इंतज़ामी मामलात आपके पास हैं, हुकूमत आपकी है, मामलात आपने ठीक करने हैं, शहर को ठीक करने की जिम्मेदारी जैसे तैसे सही आपके पास है, सूबाई हुकूमत के पास है, शहरी हुकूमत के पास है। मगर अफसोस से कहना पड़ता है कि आप पुलिस जो है वो डंपर का जो ड्राइवर है वो भाग जाता है, उसको पकड़ने में तो फुर्ती नहीं दिखाती। हाँ, जो इश्तियाल अंगेजी हुई और उसके बाद जो डंपर जले, मैं उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, मगर उसको पकड़ने में जो है, शहरियों को पकड़ने में पुलिस ने बड़ी फुर्ती दिखाई और 16 के करीब जो है वो शहरियों को पकड़ लिया। इसका मतलब ये हुआ ना कि आप में बड़ी क्लैरिटी मौजूद है कि जहाँ से हादसात हो रहे हैं उनके ड्राइवर्स का भी पता नहीं है, वो गुम हो जाते हैं, पता नहीं क्या हो जाते हैं, कौन सा उनके पास अलादीन का चिराग होता है। मुझे ये भी नहीं पता, मैं एग्जैक्टली नहीं पता कि इस केस में भी वो ड्राइवर मिला है या नहीं मिला है, या वो भी भाग चुका है। ऐसे तवातुर के साथ वाक़यात हो रहे हैं। देखें, ये इंतज़ामी नाअहली है, इससे बढ़ के और मैं और कौन से सख्त अल्फाज अदा करूँ। इस शहर के बासी परेशान हैं, हुकूमत को दादरसी करनी चाहिए, हुकूमत दादरसी नहीं करती है। वो जो भाई 250 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं इस शहर में डंपर और ट्रॉलर से जो है वो मुख्तलिफ हादसात में। किसी एक जगह हुकूमत जो है वो जाके पुरसा करने को तैयार नहीं होती। तो ये मैं बार बार मैं कोई 4-5 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ और मैं फिर दोबारा रिपीट करूँगा ये बात कि इंतज़ामी तौर पे ये सूबा नाअहली का शिकार है। उसको ठीक करने में हुकूमत को ही और उनके जो बड़े रहनुमा उनको अपना किरदार अदा करना होगा। खुर्शीद साहब, आप बतौर ऑपोजिशन लीडर कई बार आवाम में अपनी ये आवाज़ उठा चुके हैं। एक्सीडेंट्स के बारे में मुझे आपकी तकारीर याद है, आपके खिताब भी याद हैं।
लेकिन क्या आप या ऑपोजिशन में जितनी जमातें मौजूद हैं वो कोई इसका हल निकाल सकती हैं? ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त पीपल्स पार्टी के पास है, इख्तियार उनके पास है, लेकिन लोग मर रहे हैं। क्या उनसे कोई सिफारिश की जाए, कोई एहतजाज किया जाए, क्या फेडरल के पास जाया जाए, क्या किया जाए? वेल देखें, मैं बार बार जो मैं ये बात कर चुका हूँ, ये सवाल का जवाब भी मैं ऑलमोस्ट दे चुका हूँ कि काम हुकूमत ने करना है, ठीक है। अच्छा, अब वो कहते हैं ना कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ले जाया जा रहा है शहर कराची के लोगों को और यहाँ की नुमाइंदा जमात मुत्तहिदा कौमी मुल्क पाकिस्तान को। एहतजाज करना जमहूरी राइट है और अगर एहतजाज पे आप देखें ना, इतनी सारी अमवात हो गई है, सैकड़ों से ज़्यादा अमवात हो गई है, तो रोड पे बैठना पड़ा, बैठ जाएंगे जनाब। शहरियों की जानो माल से बढ़ के MQM पाकिस्तान के लिए कोई चीज़ नहीं है। अगर इसके लिए बैठना पड़ेगा, हम बैठ जाएंगे, क्योंकि हम आज तक की तारीख तक ये समझ रहे थे, ये चाह रहे थे, और हम अपनी नीयत और फिर हुकूमत की जो इंटेंशन जो हमें मुख्तलिफ मीटिंग में बताई जाती है, उसको अगर मैं सामने रखूँ तो उसमें यही कहा जाता है कि नहीं, अब हालात बेहतर होंगे, अब हालात बेहतर होंगे। मगर ढाक के 3 पात हालात तब्दील नहीं हो रहे हैं, मामलात मजीद ख़राब, बद से बदतर होते जा रहे हैं। उसके लिए हमें रोड पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब शायद रोड पे बैठ के हमें भी एहतजाज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे जो कातिल है वो बैठ जाता है रोड पे और उससे मजाकरात के लिए हुकूमत राजी हो जाती है, जो हमने इस वाक़े में भी देखा। तो ये तो सवालिया निशान बन रहा है खुद हुकूमत की कारकर्दगी पे जनाब। अच्छा अली साहब, अब मामला ये है कि कराची में जो है वो लोग एहतजाज कर रहे हैं, उसकी सूरत हाल बन रही है और सोशल मीडिया पे तो ये चीज़ भी इसका इजहार किया जा रहा है कि खाकम बदहन मेरे मुँह में खाक, कि ये मामला किसी लसानी फसाद की तरफ ना जाए। मैं वो बुशरा जैदी वाली बात नहीं करना चाह रहा, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें कराची में तब्दील हो गई थी। अब गवर्नर सिंध ने भी सिंध हुकूमत से डंपर वाक़े में सज़ा दिलवाने का मुतालबा किया है, तो मुत्तहिदा का इस हवाले से कोई एहतजाज का प्लान है? वेल देखिए, मैं तो ये जो राशिद मिनाज रोड वाला वाक़या है ना, दिल दहला देने वाला वाक़या है। अगस्त का महीना, आज़ादी का महीना, पूरी कौम खुशियाँ मना रही है, पूरी कौम खुशियाँ मना रही है और उन खुशियों को मातम में तब्दील किया इन डंपर माफिया ने। इस डंपर माफिया ने उन घर वालों के लिए, हम कराची वालों के लिए मातम में तब्दील कर दिया, हमारी खुशियों में रंग में भंग डाल दिया है। उसके लिए हुकूमत को ना अब लफाजी से बढ़ के अमली काम करने की ज़रूरत है, और अगर अमली काम नहीं कर तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो रेडी है। एहतजाज हम एहतजाज के ऑप्शन पे भी गौर कर रहे हैं और इसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा इंशाल्लाह जाएंगे। बहुत शुक्रिया अली खुर्शीदी साहब। फैसल, मेरे जहन में यही बात आ रही थी जो आपने हाफ ऑफ द पॉइंट वी डिड शेयर, कि कराची इतना बड़ा शहर है, हम चाहते हैं कि ये लंदन जैसा मुल्क हो, पेरिस जैसा मुल्क हो, बट दैन हम तो इसे अपने ही मुल्क के दूसरे शहरों जैसा भी नहीं बना पा रहे, बल्कि बद से बदतर होता चला जा रहा है। आपने लाहौर का जिक्र किया था। आई रिसेंटली ट्रैवल टू लाहौर। आपको वहाँ पर रात को लाइट्स जलती हुई नज़र आती हैं, सड़कें बनी हुई नज़र आती हैं, जो ओल्ड सिटी एरिया है इवन वो भी अगर आप देखें तो वो इतना डेवलप नजर आता है। लाहौर में नई ट्राम सर्विस का आगाज़ हुआ है और इससे पहले एक और जो फुटेज थी वो थी कि नीचे से ट्राम जा रही है, ऊपर से ऑरेंज लाइन जा रही है, ऑरेंज ट्रेन जा रही है। तो ये लाहौर के मंसूबे हैं और फिर कुछ जो हैं वो कराची के मंसूबे हैं। ये देखें, देयर यू गो, कुछ कराची के मंसूबे हैं। अब हम बात करते हैं ना तो फिर बात होती है कि जी अगर, और अभी भी आप जाके किसी से पूछें, आई वुड लव कि हम अगर तर्जुमान सिंध हुकूमत को ले सकें और उनसे पूछ सकें कि अभी भी ये मंसूबे कब तक मुकम्मल होंगे। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, हमारी बात नहीं हुई अभी, 1 साल कम से कम लगेगा इस चीज़ में। वो सफूरा से लेके और आगे वहाँ जेल चौरंगी तक और उसके आगे पता नहीं कहाँ कहाँ तक। मेरे ख्याल से इतना काम जितना हुआ है ना इतने सालों में, 3 साल तो हो गए होंगे, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, 3 साल हो गए होंगे इस खुदाई को और सारे कामों को। इतना काम सच्ची में अगर करते, इतना काम सच्ची में करते अगर हम, तो अब तक जमीन से लेके मर्रीख तक एक सड़क बन जाती। लेकिन कराची में सफूरा से लेके और नीपा से लेके आगे जेल चौरंगी तक जो है वो एक साल बस लाइन नहीं बन पा रही। फैसल, जो टाइम दिया जाता है ना उसको फखर के साथ बताया जाता है कि 1 साल में ये मुकम्मल हो जाएगी। मतलब इस पे तो नदामत होनी चाहिए कि पिछले 10-12 साल से लोग सड़कों, कराची यूनिवर्सिटी के अतराफ जो हाल है इस वक्त, और जो बारिशों के बाद वहाँ सिचुएशन बन जाती है, और जो लोगों को उसके चक्कर में अपनी गाड़ी के मेंटेनेंस और एक्सीडेंट्स और वो अपनी लाइफ की मेंटेनेंस एक्चुअली देनी पड़ रही है, वो एक अलग बात है। अच्छा सादिया, अब इस सारे मामले में हम एक और फुटेज दिखाना चाहते हैं और जिसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हमारा ये फुटेज दिखाने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि जी जो अब तक डंपर से लोग जाँ भाग हुए हैं उनकी कोई गलती या समथिंग लाइक दैट। होता है, लोग बाइक चलाते हुए, कराची में ये मसला भी है कि लोग बाइक चलाते हुए एहतियात नहीं करते। प्लीज़ ये देखो, बड़ा करके दिखा सकें। एक अगर आप
डंपर ड्राइवर हैं और अगर आप बैठे हुए हैं, आपको देखें शीशे में कुछ, साइड मिरर में कुछ नज़र नहीं आ रहा है, आपको सामने भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यानी कि आप इस वक्त ये देखें बिल्कुल ही आपके दाएं और बाएं सामने एक बच्चा भी है, ये फ्रंट व्यू से आपको नजर नहीं आ रहा था। रेयर व्यू से भी आपको ये देखें, ये भी आपको लोग नजर नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि जो व्यू है ना वो बहुत ही लिमिटेड होता है। सो जस्ट फॉर द सेक ऑफ द बाइकर्स, ये आपकी ये व्यू होता है। अब आप देखें उस साइड मिरर में भी आपको नजर नहीं आएंगे और इस साइड मिरर में भी आपको नजर नहीं आएंगे, और सामने जो बच्चा है वो भी नहीं दिखेगा। और यानी ये कह लें कि गाड़ी के करीब तकरीबन गाड़ी की दोनों साइड्स पे और फ्रंट साइड पर अगर 24 इंचेस तक अप्रॉक्सीमेटली 12 to 18 इंचेस बट अप्रॉक्सीमेटली 24 इंचेस दो सामने और साइडों पर दोनों तरफ अगर कोई लोग होंगे तो वो डंपर ड्राइवर को नज़र नहीं आएंगे। इसकी वजह से उसको नहीं पता कि अगर कोई बाइक अचानक से आ रही है तो वो उसके सामने कब आ गई। और एक और चीज़ मेरे जहन में आ रही थी फैसल, विच विल टॉक अबाउट ऑफ रिकॉर्ड भी हम बात कर रहे थे उसमें, कि जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उसमें प्रेशर ब्रेक्स होते हैं, तो फ़ौरन कुछ उसके अगर सामने आ जाता है, टेक्स टाइम टू पुट द ब्रेक, और ब्रेक लगते लगते गाड़ी तक टक्कर लग जाती है फिर भी अगली गाड़ी तक। तो इसमें अब सिचुएशन ये है कि अच्छा ऊपर से जैसे प्रेशर ब्रेक भी होता है इन गाड़ियों का, राइट, तो बात ये है कि बहुत सारी गाड़ियों पे हैवी ट्रैफिक पे लिखा भी होता है कि जी इतने इतने का फासला रखें। लेन्स अलग बनाई गई थी इशारा फैसल पे, उसको फॉलो अब तो कोई करता ही नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारे यहाँ कानून का फुकदान है। कानून का फुकदान इस हवाले से भी है कि डंपर कब चलेंगे, कितने बजे चलेंगे, किस स्पीड पे चलेंगे। अगर तो डंपर दे दी गई है कि वो रात 11 से सुबह 7-6 बजे तक ऑपरेट करें, तो उनकी वो रात 11 से सुबह 6 की स्पीड लिमिट क्या होगी? क्योंकि ये जो कराची में वाक़या आशिक जनास रोड पे ये स्लिप हुई है, बाइक गाड़ी से हल्की सी टच हुई है, बहन भाई गिरे हैं, पीछे से आने वाले डंपर ने इनको कुचल दिया है। सो द थिंग इज, वो पीछे से आने वाला डंपर तेज़ रफ्तार था और कराची की कोई सड़क ऐसी रह गई, उसकी इतनी सख्त है कि वहाँ तेज़ रफ्तारी की जा सके। सोचिएगा इस पर। हम एक ब्रेक ले रहे हैं, उसका दोबारा आते हैं। स्टे विद अस। बात यह है कि एक होता है थोड़ा सा बहक जाना और दूसरा होता है बिल्कुल ही पैदल हो जाना। बात इतनी सी है कि वक्त बदले, हालात बदले, जज्बात बदले। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के तोते उड़ गए। मार का एक में शिकस्त के बाद भारत सरकार हवास बाख्ता हो गई, बहकी बहकी बातें करने लगी, वो उनका मुकद्दर बन चुकी है। मतलब 3 माह बाद या 3 माह लगे उनको ये डिसाइड करने में, भारतीय एयर चीफ को, AP सिंह को। इन्होंने बयान दिया है और कहा है कि पाकिस्तान के 5 तैयारे हमने तबाह कर दिए हैं और वेल कोई सबूत ही नहीं दिया है अब तक कुछ सामने ही नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 3 माह बाद उनको ये याद आया कि अच्छा हमने भी कोई जवाबी वार करना था, वो भी बगैर सबूत के। वो फिल्म देखी ना, अपने सब्जेक्ट ना बोल सकता है ना सुन सकता है, बस अपनी आंखें हिला सकता है। तो 3 माह बाद सब्जेक्ट को अचानक चीज़ें याद आ गई। अच्छा, अब इसमें यह है कि पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने जवाब में ट्वीट किया, भारत ने जो खोखले दावे किए उनको कहा कि ये तो गैर माकूल है। अगर ऐसी कोई बात है, और ये बड़ी सिंपल सी बात है, तो काम करें, तैयारों के ज़ख़ीरे की आज़ादाना तस्दीक का चैलेंज कबूल कर लें। सारी सूरत हाल में भारत से जो चीज़ें हुई हैं ना, अब उसमें हुआ ये भी है सादिया कि वो जो इससे पहले, ये तो ख्वाजा आसिफ ने अब बात की है, उससे पहले भारतीय जो पंजाब के एक सिख रहनुमा हैं, उन्होंने ये वहाँ पे मोदी साहब को चैलेंज किया उनकी पार्लियामेंट में कि जी मोदी साहब, अगर आप कहते हैं कि कुछ नहीं गिरा तो एक काम करें, 35 रफ़ाल के आप जो है वो एक परेड करा लें, दुनिया को पता चल जाएगा। और उस पर फिर सोने पे सुहागा ये भी कि उनको जो भारत को जो है वो अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा है। बिल्कुल। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने उन्हें बासर शख्सियात में शामिल किया है। कल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पाकिस्तान ओवरसीज़ कम्युनिटी से खिताब भी किया था और एक बार फिर उन्होंने बड़ा दो टोक पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि ख़ुद को भारत बड़ा विश्वगुरु समझता है और ये उसकी भूल है। और उन्होंने कहा कि मैं ये आपको वाजे कर दूं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाहरियत हुई तो हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। एक और बात मुझे याद आ रही थी, रिमेंबर जब राफेल की हम बात कर रहे थे कि तबाह हो गए, सबसे पहले तो खुद द कंपनी सेड दैट वी वांट टू मेक अ काउंट एंड वी वांट टू कम एंड इन्वेस्टिगेट अबाउट दिस। आपने तो वहाँ से ही मनाही शुरू कर दी थी। अब तो आपके अपने लोग बोलने लग गए। गिर गई थी, हम आपके जो शेयर्स थे 100 के वो गिर गए थे, क्या कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें यह है कि हम तो कहेंगे ही ना, मज़ा तब है कि जब दुनिया भी कहे कि झूठे,
झूठे लोग। तो चाइना जो है चाइनीज़ थिंक टैंक है, उसके सीनियर रिसर्च फेलो हैं प्रोफेसर चिंग शी जोंग। उन्होंने भारतीय फ़िज़ाइया के सरबराह एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह के पाकिस्तानी तैयारे मार गिराने के दावे को ना सिर्फ मुस्तरद किया है बल्कि उनको बेबुनियाद कहा है। और उनके जो अल्फाज हैं ना वो मज़ाक़ा खेज़ हैं, और उनके अल्फाज यही हैं कि भारत का जो ये बयान है वो मज़ाक़ा खेज़ है। ये उन्होंने ये भी कहा है कि कोई 3 माह बाद आपके चीफ को ये याद आया है कि उन्होंने ये कहना है कि हमने पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए, वो भी बगैर किसी सबूत के। These were his exact words, the words that we said so. जी, तो इस सब पे ज़रा बात कर लेते हैं। दिफाई तज़कियाकार अहमद सईद मीनार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। और मुझे उम्मीद है कि 2 दिन जिस तरह हम हंसे हैं आप भी हंसे होंगे, खूब लत्ते लिए होंगे, और खूब जो है ना हमारा खून बढ़ा है जिस तरह आपका भी बढ़ा होगा। तो जनाब, भारत के इस दावे के मुताबिक 5 तैयारे और एक बड़ा तैयारा उन्होंने मारा है। मतलब कि हम ये भी सोच रहे हैं कि एक कुछ छोटे तैयारे मारे, एक बड़ा तैयारा मारा। तैयारा होता है भैया, बड़ा छोटा क्या होता है। लेकिन चलें, फिर भी उन्होंने ये क्लेम कर लिया और उसके बाद वो कह के ये चलते बने। तो कैसे देखते हैं इस सूरत हाल को? हमारे इस वक्त की जो मज़ाक़ा केस किस्म में क्लेम आए इंडिया की जानिब से, मैं इसके ऊपर हंस भी सकता हूँ और दुख का इजहार भी कर सकता हूँ। दुख इस लिहाज से कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो खासी रिस्पेक्टेबल है, और स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी चाहे वो यूके की हो, यूएस की, पाकिस्तान, चाइना, वट एवर कंट्री, उनकी जानिब से इस तरह का क्लेम आना 3 महीने के बाद कि हमने जहाज़ गिराए हैं। इन जहाज़ों का गिराया जाना 3 महीने के बाद ऐसा मौका है जब बेसिकली वो कहा जाता है कि ऐसा मौका जो आपको जंग के बाद याद आए उसको अपने मुंह के ऊपर मार लेना चाहिए। तो लिहाजा इस तरह की मज़ाक़ा केस क्लेम करना ना सिर्फ उनके डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए जो काबिल कबूल नहीं है, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडिया जो अपने आप को लार्जेस्ट डेमोक्रेसी क्लेम करता है चाइना के बाद, और 4th लार्जेस्ट आर्मी है उसकी, तो उसके हिसाब से उसका इस तरह से क्लेम किया जाना मैं समझता हूँ उसके अपने लिए हज़ीमत का बाइस बनेगा, और इसके साथ साथ जगहसाई का बाइस बनेगा। अब स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी का माई सेल्फ जो एक हिस्से हैं हम लोग फौजी उसके हिसाब से, तनाजुर के हिसाब से, तो उसमें इंडियन एयर चीफ का AP सिंह साहब की जानिब से इस तरह क्लेम करना, मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ना सिर्फ रीजनल लेवल के ऊपर बल्कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर उनके लिए भी शर्मिंदगी का बायस है। तो जैसे आसिफ साहब ने, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा कि आप अगर क्लेम करते हैं तो ठीक है, आप इंटरनेशनल एम्पायर या न्यूट्रल एम्पायर रहें, अपने राफेल और Su-30s को काउंट करवा लें, और आप समझते हैं कि नंबर पूरे हैं तो ठीक है, हम क्लेम उसको एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन इंडिया ने ना पहले उसको एक्सेप्ट किया था, ना यूनाइटेड नेशंस को एक्सेप्ट करेगा। अगर किसी को एक्सेप्ट नहीं करना तो एटलीस्ट जो डिसॉल्ट वाले जहाज बनाते हैं राफाल, उनके जो इजाजत उन्होंने मांगी थी कि हमें काउंट करने थे, उनको इजाजत दे दें। तो लिहाजा इंतहाई मज़ाक़ा केस किस्म का क्लेम है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे पुलवामा इंसिडेंट हुआ था, ये वैसे ही है जैसे पहलगाम, और अब एक दोबारा से उन्होंने एक जो भी श्रीनगर के पास उन्होंने क्लेम किया कि 5 दहशतगर्द जो हैं पाकिस्तानी, उनको उन्होंने भी, और पाकिस्तानी पासपोर्ट के साथ साथ उनके पास पाकिस्तानी चॉकलेट्स भी हैं। तो लिहाजा इंतहाई मज़ाक़ा केस किस्म के क्लेम्स हैं इंडिया के लिए। जी। अच्छा, एयर चीफ AP सिंह जो हैं, अब उनका बयान तो अपनी जगह है, लेकिन जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं, इंडियन डिफेंस अताशी, पहले भी तैयारों के नुकसान को मान चुके हैं। यानी मौजूदा सूरत हाल में वो जो बाकी क़यादत को झूठा करार दे रहे हैं, आखिर ये सब चल क्या रहा है? आपके अपने कांग्रेस से हम देखते हैं लोग उठते हैं और कहते हैं कि ठीक है, गिनवा दें आप अपने तैयारे, और वो लोग वो नहीं करवाते। दूसरी चीज़, अगर कोई तैयारा गिराया होता पाकिस्तान का, तो आज याद आया 3 माह बाद आपको, आप फ़ौरन क्लेम कर देते जैसे हमने क्लेम किया था। जी बिल्कुल, देखें, हमने तो डे 1 के ऊपर DGSPR और एयर वाइस मार्शल औरंगजेब साहब, जो एक नई सेलिब्रिटी के तौर पे पाकिस्तान में जाने पहचाने जाते हैं, उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा था 6-0। अब 6-0 को हमने डे 1 पे क्लेम कर लिया था। अब इंडिया की जानिब से 3 महीने के बाद अगर वो इस तरह का क्लेम लेकर आते हैं सामने, तो मैं समझता हूँ कि बड़ी शर्मिंदगी की बात है। इनके ना सिर्फ अपने कांग्रेस वाले चले उनका अपोजिशन मान लेते हैं कि वो इनको जो है वो टफ टाइम दे रहे हैं, बल्कि इनके अपने लोग जो हैं वो इसको मान चुके हैं। जयशंकर साहब मान चुके हैं, इनके दीगर जो इवन जो इंटीरियर मिनिस्टर है वो उसने माना है, इंडियन आर्मी चीफ ने माना है, और उन्होंने कहा था कि इस चीज़ को छोड़ेंगे, कितने जहाज गिरे ये देखें कि क्या हमने ऑब्जेक्टिव पूरे किए या नहीं किए। तो ऑब्जेक्टिव अगर उनका पुलवामा के बाद
दो कौवे का दो कौवों को वहां पे मारना हमारे बालाकोट के अंदर था, तो फिर बड़ी बात है। और इस किस्म के मज़ाक़ा केस किस्म का क्लेम करना, मैं समझता हूँ इंडिया जो है वो अपने बिहार में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, उनके वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस हैं, तो जो एक पंचिंग बैग इंडिया बना हुआ है पॉलिटिकल लेवल के ऊपर, मेरे ख्याल में उन्होंने अटेंशन डाइवर्ट करके वही चीज एपी सिंह साहब ने नादानी में, मैं तो कहूंगा, या फिर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है कि उन्होंने तमाम अटेंशन जो है वो एयरफोर्स की जानिब करा ली। अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप देखें तो जो इंडिया है वो इसका आइसोलेशन का शिकार है, तो लिहाजा वो एक रिकूप करने के लिए अपने आप को ये अटेंशन डाइवर्ट कराने के लिए उन्होंने एक जो है वो हंसी का बाइस जो है वो एयरफोर्स को बना दिया, और अब वो लोग उधर। हाँ, आपने जो बात की कि उनके जो एयरफोर्स के अफसर हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड, उन्होंने बयान दिया, यू आर नॉट द फर्स्ट वन। आई वाज लिसनिंग टू सम ऑफ द मीडिया टॉक्स इन द नेबरहुड यस्टरडे, और उनके जो क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं, ये वाले नहीं है अर्नब शर्नब नहीं, ये बेकार के लोग, जो उनके क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं वो, उन्होंने ये चीज़ उठाई है सामने कि नरेंद्र मोदी ने हमारी फ़ौज को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि भाई हमारी फ़ौज को छोड़ दें, वो उनका पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। गो के कश्मीर में वो क्या कर रहे हैं पूरी दुनिया को पता है, बट स्टिल उन्होंने कहा भाई हमारी फ़ौज का पॉलिटिक्स से कोई ताल्लुक नहीं है। और नरेंद्र मोदी ने अपनी गिरती हुई साख को बचाने के लिए फ़ौज का भी इस्तेमाल कर लिया, और फिर उन्होंने फ़ौज पर अपनी सवाल उठा दिया कि आप कैसे इस्तेमाल हो गए सर। देखिए, इस वक्त वहाँ पे खासी पोलराइजेशन है इंडिया की सोसाइटी के अंदर, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल के ऊपर हो, चाहे विद इन आर्म्ड फोर्सेज हो। अगर आप देखें तो एयरफोर्स चीफ जो है वो आर्मी चीफ पे सब कत्ल जाने की कोशिश कर रहा है, इस तरह नेवल चीफ जो है वो बाकी दोनों फोर्सेज के ऊपर सब कत्ल जाने की कोशिश कर रहा है। तो पोलराइजेशन ना सिर्फ उनके आर्म्ड फोर्सेज के अंदर है, बल्कि उनके मीडिया के अंदर भी है, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर भी है। तो लिहाजा जो एक सिंगल यूनिट इकाई भारत जो हुआ करता था, अब वो सही मानों में जो है वो मुख्तलिफ स्टेट्स के अंदर डिफरेंट पॉलिटिक्स को, डिफरेंट पॉलिसीज को लेके आगे बढ़ रहा है। और मैं नहीं समझता कि वो दिन दूर है जब इंडिया जो है वो अपने वजन के ऊपर खुद गिरेगा। तो लिहाजा इस इंटरनेशनली भी देखें तो ट्रंप ने जिस तरह से इंडिया को इस वक्त जो है वो पंचिंग बैग बनाया हुआ है, बिकॉज वो इंडिया को उन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया बुग़्ज़ चाइना के सिलसिले में, लेकिन बुग़्ज़ चाइना के सिलसिले में जब इन्वेस्ट किया तो इंडिया समझा कि शायद उसकी इतनी हैसियत होगी रीजनल लेवल के ऊपर, वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बन चुका है। तो लिहाजा एक डिसमिसिव अप्रोच इंडिया ने रखी, जबकि पाकिस्तान साइलेंटली अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाता रहा। और सही मानों में चीफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि हम अब नेट रीजनल स्टेबलाइजर हैं। तो लिहाजा जो इंडिया की सुप्रीमेसी थी वो रेलीगेट हो चुकी है पाकिस्तान के हक में, जो एक नेट रीजनल स्टेबलाइजर के तौर पर देखा जाता है, जो ग्लोबल वॉर एंड टेरर का एक मेन एक्टर है इस वक्त। अगर आप थ्रेट देखें दुनिया को तो कन्वेंशनली नहीं है, बल्कि वो 5th जनरेशन वॉरफेयर, ये फॉर दैट मैटर जो है वो टेररिज्म के लिहाज से है। उसमें अगर पाकिस्तानी कुर्बानियां अगर देखी जाएं तो इस वक्त सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी हैं। रीजन के हिसाब से देखा जाए तो अफगानिस्तान को स्टेबलाइज करने के लिए, चाहे वो ईरान में स्टेबलाइजेशन लाने के लिए, पाकिस्तान का जोग्राफिकली, पॉलिटिकली, मॉरली और डिप्लोमेटिकली बहुत बड़ा रोल है। तो लिहाजा पाकिस्तान इस वक्त दुनिया के लिए एक सेंटर ऑफ अटेंशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी डिप्लोमेटिक कोर, हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप, हमारी मिलिट्री लीडरशिप इन तमाम चीज़ों को लेके आगे बढ़ रही है। और अभी भी अगर देखें स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब इस वक्त अमेरिका के दौरे पे हैं, तो जहाँ पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी हैं, वो मिलिट्री डिप्लोमेसी को भी साथ लेके बढ़कर आगे चल रहे हैं, ताकि पाकिस्तान का वकार जो है, जो इंडिया के उस तनाजुर में थोड़ा सा रेलीगेट हुआ था, उसको दोबारा से लेके जाए। तो कल जैसे फील्ड मार्शल साहब ने भी कहा कि ये नहीं देखना कि पाकिस्तान ने उठना कब है, ये देखना है कि पाकिस्तान ने किस शिद्दत के साथ वापस उठना है, जैसे कि ये 65 या 60s में था, उस तरह से आगे बढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है टेक ऑफ के लिए, रनवे के ऊपर मौजूद है। इंशाल्लाह ताला कौम की मदद से, अफवाज की मदद से, पॉलिटिकल कोर, डिप्लोमेटिक कोर की मदद से हम जल्द टेक ऑफ करेंगे। और बहुत शुक्रिया सईद साहब। फ़ौज पाकिस्तान तो ओवर एंड ओवर अपने आप को प्रूव करती रहती है, इकनॉमिकली भी पाकिस्तान अब परवाज़ ले चुका है, एंड आई एम श्योर पाकिस्तान के लिए आगे जो है राहें हमवार ही हैं, और अब अच्छा ही है पाकिस्तानियों के लिए। विद दैट वी हैव टू टेक अ ब्रेक, एंड फैसल व्हाट आर वी गोइंग टू बी टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट? ब्रेक के बाद ऑब्वियसली कभी खुशी कभी गम, पाकिस्तानी क्रिकेट के खट्टे मीठे भरम, एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
नाजरीन, वक्त कम मुकाबला सख्त। हुआ ये कि ओवरनाइट बारिश हुई और वेस्ट इंडीज़ मैच जीत गया। पहला मैच हमने जीता था, दूसरा वो जीत गया, 1-1 से बराबर है। ये और बिल्कुल अब फाइनल T20 मैच वाला है। हो गया हमारे साथ। हाँ, लेकिन फिर हमने इसमें क्या किया, सीधे चलते हैं फवाद मुस्तफ़ा के पास। फवाद भाई, बाबर आजम से शुरू करते हैं। पहले मैच में 47 किए, एक ऐसे पॉइंट पे जब उन्हें कैपिटलाइज करना चाहिए था वो आउट हो गए। दूसरे मैच में सब कह रहे थे कि अब बाबर आएगा, वो आ गया, आके वो चले गए। सो कैसे देखते हैं उनका कमबैक, सबसे पहले तो ये बताइए। देखिए, बाबर और रिजवान दोनों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रखी गई है अभी सीरीज में। सीरीज अभी बाकी है और वो उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। और बाबर पहला मैच तो बड़ा अच्छा खेले, शॉट्स वही जो उनके कवर ड्राइव्स हैं बड़े जबरदस्त नजर आए, लेकिन वही जो लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर पे हम बात करते हैं उसी पे एक बार फिर वो आउट हो गए। और कल जिस तरह से आउट हुए, देखिए फैसल, मुझे ये लगता है कि वो जो बाबर पे जो एक बहुत ज्यादा प्रेशर है ना, हम सिर्फ बात ही बाबर पे करते हैं, वो बाबर पता नहीं उस प्रेशर से निकल ही नहीं पा रहे कि जो एक्सपेक्टेशन है उसको उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहे। एंड उसकी वजह मुझे यही लगती है कि जब तक वो डोमेस्टिक लेवल पे मैचेस नहीं खेलेंगे वो शायद उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाए, क्योंकि जो भी काम हो रहा है स्किल वर्क पे हो रहा है, जो हो रहा होता है उसमें प्रेशर नहीं होता। अगर आप नेट पे बारी कर रहे होते हैं, आप कितनी बार आउट हो जाए, कोई ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता। लेकिन जब आप मैचेस खेलते हैं और आप उसमें रन्स करते हैं तो वो उससे आपको कॉन्फिडेंस आता है। तो मैं हमेशा से बात यही कर रहा हूँ कि बाबर को, चाहे वो क्लब क्रिकेट के मैचेस हो, चाहे वो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, उस पर जाके खेलना पड़ेगा। और मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो मैचेस से क्यों अवॉइड कर रहे हैं। अच्छा, हम ये कहकर अपने आप को फवाद भाई तसल्ली दे रहे हैं कि बारिश की वजह से मैच हम हार गए, वॉज इट सो? और हमें बारिश का पता था और हमें अकॉर्डिंगली प्ले करना चाहिए? नहीं, ये बारिश तो कोई रीजन, कोई लॉजिक ही नहीं, कोई रीजन ही नहीं। आपकी टीम इतनी बड़ी है, उनकी टीम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है। ऑन पेपर आप चेक करें। दूसरा, मेरी समझ नहीं आ रहा कि आप इतनी बड़ी बैटिंग खिला के अगर आपने 180 रन करने हैं, आप सोचें कि आप 7-8 नंबर तक बैटिंग खिला रहे हैं। बॉलर तो आपके 3 या 4 ही जो आप बॉलर कहें वो खेल रहे हैं। हसन अली थे, शाहीन थे, अबरार थे, नवाज को चले काउंट कर लें तो। और ये वो वनडे में तो आपने बैटिंग जितनी भी खिलानी है, बैटिंग मैं समझता हूँ 6 या 7 आप काफी, लेकिन आपने बॉलर कम से कम तो 4 पक्के खिलाने होते हैं। फिर साइम को आप इस्तेमाल कर रहे हैं, 4 ओवर तो हो जाते हैं, 10 ओवर में इस तरह नहीं हो पाता। तो टीम गलत खिलाई। एंड मैं तो 3-0 एक्सपेक्ट किया हुआ था इस सीरीज को। 2-1 तो अगर आप 2-1 भी जीतते हैं तो वेस्ट इंडीज की कामयाबी, कि आपकी टीम ऑन पेपर बहुत बड़ी है। बाबर आ गए, रिजवान आ गए, तो ये तो अच्छी परफॉर्मेंस तो नहीं है पाकिस्तान वक्त की कमी है। फवाद भाई, हमारी बातें तो क्रिकेट के हवाले से कभी खत्म नहीं होंगी, बट वी गोना अगेन इस पर मजीद बात करेंगे जरूरी। चलें अभी ब्रेक लें, उसके बाद हाजिर होंगे। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है, हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। एक बहुत ही अहम अवामी मामला, कानूनी विरासत, इसमें शहरी फंस जाते हैं, लेकिन अब इसके लिए नादरा ने एक नई सहूलत मुतारिफ करवा दी है। बिल्कुल, और अब शहरी जो हैं वो विरासती जायदाद पर मुल्क भर के नादरा सेंटर्स में दरख्वास्त जमा करवा सकते हैं। और नादरा के नए नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि कानूनी विरसे की बायोमेट्रिक तस्दीक की सहूलत के लिए किसी भी मुकर्ररा करीबी मरकज़ में जाकर मुकम्मल की जा सकती है। और इसके हसूल के लिए नादरा की जो पाक ID मोबाइल ऐप भी इस्तेमाल की जा सकेगी। अच्छा, अब इसमें पहले जानशीनी सर्टिफिकेट की दरख्वास्त सिर्फ उसी सूबे में जमा कराना लाजिम था जहाँ विरासती जायदाद मौजूद हो, जिसकी वजह से दीगर शहरों में मुकीम शहरियों को परेशानी का सामना करना पड़ता था। जबकि नई सहूलत से वो तमाम शहरी मुस्तफ़ीद हो सकेंगे जो किसी और सूबे में भी हैं। सो इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं सैयद शबाहत अली, जो कि तर्जुमान नादरा हैं। शबाहत साहब, अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो शबाहत साहब, कैसे ये काम करता है और विरासत के हवाले से क्या प्रॉब्लम्स आती थी जिसको आप एड्रेस करने जा रहे हैं, पहले तो ये बताइए। प्रोग्राम में मदऊ करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मामला यूँ है कि सन 2019 से पहले पाकिस्तान की अदलिया के ऊपर जो मुकदमात का रश था या जो लोड था, उस पूरे लोड का 45% सिर्फ विरासती मामलात थे। और विरासती मामलात में होता यह है कि कभी एक पार्टी दूसरे के और कभी एक दूसरे के अगेंस्ट, कभी तीसरे के अगेंस्ट लोग चले जाते थे। जायदाद के हिस्सा मिलना बहुत मुश्किल था
2019 में ये डेलीगेट होना शुरू हुआ नादरा को 1 बाय 1 करके, और आज पाकिस्तान के तमाम सूबों में जो विरासती मामलात हैं वो नादरा ही देखता है, और नादरा ही के सक्सेशन सर्टिफिकेट की बदौलत किसी भी मरने वाले का तरका उसके पसमानदगान में तकसीम होता है। ताहम इसमें एक छोटी सी पेचीदगी ये थी कि चूँकि ये जो जायदाद है या जो माल का ट्रांसफ़र है एक प्रोविंशियल मामला है, एक सूबाई मामला है, इसलिए होता ये था कि अगर एक मरने वाले की जायदाद का कुछ हिस्सा एक सूबे में और कुछ दूसरे सूबे में है तो दो अलग-अलग केसेस उसी सूबे की सॉइल के ऊपर जाकर आपको एप्लीकेशन देना पड़ता था। जैसे कि मैं अभी इस वक्त इस्लामाबाद में हूँ, यहाँ रावलपिंडी कुछ हमसे किलोमीटर की मुसाफत पे है और अक्सर लोगों की जायदाद दोनों शहरों में मौजूद होती है, लेकिन उनके मरने के बाद एक एप्लीकेशन पंजाब में यानी रावलपिंडी में फ़ाइल होनी है और दूसरी इस्लामाबाद में फ़ाइल होनी है। सो हमने जो इस वक्त एक ये मेजर अकॉम्प्लिशमेंट की है वो ये की है कि आसानी पैदा कर दी है। अब किसी भी नज़दीकी सेंटर से, जैसे आप लोग अभी कराची में मौजूद हैं या लाहौर में जो लोग मौजूद हैं, अगर उन्होंने कोई ऐसा सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है जिसमें मरने वाले का जो प्रॉपर्टी दूसरी सूबों में थी तो उसको सारी जगहों पर ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा। वो हमारे नियरेस्ट नादरा का जो सक्सेशन का ऑफिस है वहाँ जाकर तमाम सूबों की प्रॉपर्टीज़ के लिए और उसके जो पसमानदगान की जो मज़ीद चीज़ें जो उन्होंने ट्रांसफ़र करवानी है, इसमें बैंक बैलेंस, गाड़ी वगैरह बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं, वो ये प्रोसेस एक ही ऑफिस से कर पाएंगे। अच्छा शहबाज साहब, मुझे ये बताइएगा कि एक तो नादरा की बहुत सारी सर्विसेज अब ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, तो एक तो ठीक है ये नज़दीकी जो भी आपका नादरा सेंटर है आप वहाँ से रुजू कर लें, दूसरा ऑनलाइन भी क्या कुछ इस तरह की क्वेरीज डाल सकते हैं। सेकंड मेरा सवाल ख़ातीन के हवाले से है, हमारे यहाँ डेलिबरेटली ख़ातीन को विरासत से कोशिश की जाती है किसी भी तरह से निकाल दिया जाए। अब ऐसे में जो ख़ातीन शादी करके दूसरे शहरों में चली जाती है, दूसरे सूबों में, क्या ये उनको भी हेल्प कर पाएगा और किस तरह से? दो बड़े खूबसूरत सवाल हैं, मैं अलग-अलग जवाब दूंगा। ख़वातीन वाले मामले को पहले डाल देते हैं क्योंकि ये हमारे लिए दारजाती तरजीह का मामला है। हम बहुत तरजीह देते हैं उन मैटर्स को जिनमें ख़वातीन के हुकूक़ की बात होती है। सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा कि किसी भी खातून को उसके तरके से महरूम करने के लिए जो पहला काम किया जाता है वो ये होता है कि उसको उसके फैमिली ट्री से बाहर कर दें। जी, FRC में नादरा का फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले जाकर ये साबित किया जाता है कि जिन खातून का तरके से महरूम जिनको किया जा रहा है वो मरने वाले की बेटी नहीं थी या उसकी बीवी। अब मामला ये आसान कर दिया है हमने कि हमने 19 जून 2025 को जो अपने NIC रूल्स में जो तरामीम नोटिफाई की हैं, उसके बाद ये किसी के लिए मुमकिन नहीं रहा कि अपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में किसी एक रिश्तेदार को, चाहे वो उसकी बेटी हो या उसकी बहन हो या माँ हो, उसको छुपा सके, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो हमने FRC को डिक्लेयर कर दिया है एक लीगल डॉक्यूमेंट। पहले इसकी लीगल बैकिंग नहीं थी, ये कानूनी दस्तावेज नहीं थी। अब आप जब अपना FRC निकलवाने जाते हैं, हम आपसे एक अंडरटेकिंग लेते हैं, आपका दस्तखत लेते हैं तमाम लोगों से जो आ रहे हैं अपना FRC लेने के लिए, और उसके बाद अगर किसी ने इस तरह का मामला किया तो शदीद कानूनी चाराजोई का सामना करना पड़ सकता है। ये होगी एक बात। दूसरी बात यह है कि वो बहनें बेटियां जो कि ब्याह की दूसरे शहरों में और बाज़ केसेस में दूसरे मुल्कों में चली जाती हैं, जब से सक्सेशन का मामला नादरा के पास आया है हमने उनका बायोमेट्रिक लाजमी कर दिया है, जिसका मतलब ये है कि वो अपने मोबाइल के ज़रिए अपनी, हमारी नादरा की एक एप्लीकेशन है पाक आइडेंटिटी मोबाइल एप्लीकेशन, उसके ज़रिए जब तक अपना बायोमेट्रिक नहीं देंगी या मेरे सेंटर पे जाके बायोमेट्रिक नहीं देंगी तो वो सक्सेशन यानी कि वो जो जायदाद है वो तकसीम नहीं हो पाएगी। ऑल राइट। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ है शहबाज साहब कि आप लोग तो इसको जो है वो सूबे की सरहदों को तोड़ के ये काम कर रहे हैं, बट आपको हम पता है कि हमारा जो निज़ाम है, आपने ख़ुद कहा कि अदालतों में सबसे ज़्यादा केसेज होते थे। नाउ माई क्वेश्चन इज़ कि मैं अगर सिंध में हूँ और फ़र्ज़ कीजिए मेरा कोई मसला पड़ा हुआ है खैबर पख्तूनख्वा में, तो नादरा तो मुझे सपोर्ट कर रहा है थ्रू दिस प्रोग्राम, लेकिन अब उसमें क्या पुलिस के मामलात कि जी वो भी उसी तरह से करेंगे, वो इंटीग्रेशन हो चुकी है, या फिर उसमें भी बंदा फंसा रहे कि जी नादरा की तरफ से तो ओके हो गई चीज़, लेकिन नहीं जी आप क्योंकि फ़लाँ कराची में फ़लाँ जगह रहते तो उधर ही जाके सिंध में कराएं, ये तो खैबर पख्तूनख्वा है। अच्छा, ये जो मामलात थे ये हमने जिस वक्त सक्सेशन का मैंडेट नादरा को मिल रहा था तो उसी वक्त तय हो गया था कि इस सर्टिफिकेट को बाइंडिंग होना होगा, यानी कि इसका जो फ़ैसला है वो लाजमी होगा तमाम उन पार्टीज़ के ऊपर
जिन्होंने इस तरह के मामला देखे हैं। मैं आपको इसकी मिसाल पेश करता हूँ। मसलन एक मरने वाले की कुछ तो प्लॉट होगा या उसका कोई रहायशी घर होगा, फिर उसकी गाड़ियाँ हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स में रजिस्ट्रेशन होती है, किसी न किसी सूबे की रजिस्टर्ड गाड़ी होती है, कुछ गाड़ियाँ इस्लामाबाद में कैपिटल टेरिटरी में हैं, वो भी ट्रांसफ़र होती हैं, और उसके बाद उसके बैंक अकाउंट्स हैं, उसके पेंशन के मामलात हैं। तो ये मैंडेट नादरा को कम्प्लीटली मिल चुका है कि उसका सक्सेशन सर्टिफिकेट इन तमाम के लिए एक बाइंडिंग डॉक्यूमेंट है, और जब तक सक्सेशन सर्टिफिकेट प्रेजेंट नहीं होगा तो जो भी अथॉरिटी से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं वो उस मामले की तकसीम पे आगे नहीं बढ़ पाएगी। और सक्सेशन सर्टिफिकेट जब उसको मिल जाता है तो फिर उसके बाद कोई मज़ीद ऐसी चीज़ अगर होती है तो आपके पास कानूनी चाराजोई का इख्तियार इसलिए मौजूद है कि ये मैंडेट लाजमी है। ये यानी कि नादरा को मैंडेट मिल जाने के बाद अब उन इदारों पर लाजिम है कि उन्होंने इसका एहतराम करना है, और हमारे पास ऐसे केसेस न होने के बराबर हैं जहां हमारा सक्सेशन सर्टिफिकेट मिल जाने के बाद भी किसी ने थोड़ा रिलक्टेंस शो किया हो। ऑल राइट, बहुत शुक्रिया शहबाज साहब, आपने वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आई एम श्योर ये लोगों को इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट था हमारा और लोगों को इससे बहुत ही रहनुमाई हासिल होगी। अच्छा जनाब, हुआ ये है कि मोहब्बत जो है ना सादिया, वो अंधी भी होती है लेकिन मोहब्बत ताकतवर भी बहुत होती है, और मोहब्बत इतनी ताकतवर होती है कि अगर ज़ेरे लब मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? अगली ज़ेरे लब नहीं, मैं खुला मुस्कुरा रहा हूं। थैंक यू फॉर डूइंग दैट। वैसे ही मुस्कुराने वाली बात नहीं है, मैं दूसरी बात जस्ट बिल्डिंग इट अप। मोहब्बत इतनी ताकतवर होती है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसको अगर मगरमच्छ भी पकड़ ले अपने पंजों में तो आप मगरमच्छ का जबड़ा तोड़ के और उसको अपनी मोहब्बत ये तो मुझे कोई सैमसन एंड डिलाइला टाइप स्टोरी फील हुई। सैमसन एंड डिलाइला, सैमसन एंड डिलाइला, सैमसन एंड सादिया नहीं बोला मैंने, सैमसन एंड डिलाइला। आई होप कि ये स्टोरी सैमसन एंड सादिया की ना। We also have a very successful love story, वो कभी बाद में बात करेंगे। मैं मगरमच्छ वाली स्टोरी की बात करता हूं, अल्लाह करे कि इस मामले में मगरमच्छ ना आए। तो हुआ ये कि जी सक्खर बैराज से निकलने वाली नारा कैनाल, यहाँ पे मगरमच्छों की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। इसी कैनाल की पट्टी पे बहुत सारी आबादियाँ भी है ना, कुछ मछेरे हैं, बाकी सारी हैं। तो एक खातून थी, वो कनाल के करीब ना वो कपड़े वगैरह धोने के लिए गई थी, मगरमच्छ ने उनको जबड़े में अपने जकड़ लिया और मगरमच्छ तकरीबन उनको खींच के अंदर ले जा रहा था। लेकिन उसके बाद एंट्री होती है द हीरो, द मैन, द मिथ, द लेजेंड, उनके हस्बैंड की, और फिर वो मदाखलत करते हैं। बर वक्त उन्होंने मदाखलत की और अपनी वाइफ को बचा लिया। भाई शानदार, ऐसे हीरोज कहाँ मिलते हैं भाई? हमने तो जोक्स ही सुने हैं, हस्बैंड भाग गया बीवी को छोड़ के टाइप के। ये अच्छा, और ये जोक नहीं सुना कि बीवी भाग गई हस्बैंड को छोड़ गए हैं? चलें अब ये जोक्स असाइड, लेकिन ये बहुत ही अहम सिचुएशन है। बट द हीरो, लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी। हम जरा बात करें अपने नुमाइंदे शाहिद अली से। शाहिद जरा बताइए ये पूरी सिचुएशन ये हुई क्या है? जी, नारा कैनाल बैराज से निकलती है। ये वाहिद नहर है जिसमें 250 से ज़्यादा मगरमच्छ पाए जाते हैं। कुछ मगरमच्छ तो इतने बड़े हैं कि 12 से 15 फुट लंबे हैं और बहुत वज़नी और बहुत बड़े मगरमच्छ हैं। मगरमच्छ जो है कई मरतबा जो है वो खेतों में काम करने वाले जानवरों पे हमला आवर हो चुके हैं, लेकिन ये गुज़िश्ता कई सालों में ये कई वाक़यात हुए हैं जिसमें मगरमच्छ जो है वो इंसानी आबादी में दाखिल होकर इंसानों पर भी हमला कर चुके हैं। एक मगरमच्छ ने जो है वो एक बच्ची को उठा लिया था और वो उसको खा गया था। वो नहर के किनारे जो है वो बर्तन धो रही थी। अब ये दूसरा एक और हमला हुआ है जिसमें खातून जो है वो धोने के लिए जब नारा कैनाल से पानी निकाल रही थी तो मगरमच्छ उस पर हमलावर हुआ। उसकी चीख पुकार पर उसका शौहर जो है हुब अली मल्ला, उसने जो है छलांग लगाई और उसने मगरमच्छ से थोड़ी जो है वो गुत्थम गुत्था होकर वो अपनी बीवी को उससे बचा लाया, लेकिन फिर भी मगरमच्छ ने उसकी टांग का गोश्त जो है वो चबा डाला। तो ये जो नारा कैनाल में मगरमच्छ हैं, वाइल्ड लाइफ महकमा वाइल्ड लाइफ का कहना यह है कि ये कुदरती तौर पर इस नहर में है। सक्खर बैराज से 7 नहरें निकलती हैं, लेकिन इन 7 नहरों में वाहिद ये नारा कैनाल है जिसके अंदर 250 से ज़्यादा मगरमच्छ हैं और इनमें बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ भी हैं। इसका कोई भी ऐसा सिस्टम जो है महकमा वाइल्ड लाइफ आज तक नहीं बना सका है कि ये इंसानी आबादी पर हमला आवर ना हो। जब नारा कैनाल में पानी कम होता है तो फिर ये मगरमच्छ जो है निकल कर खेतों में चले जाते हैं और जो मुकामी काश्तकारों की बकरियां वगैरह वहाँ चल रही होती हैं, ये कई मरतबा उन पर भी हमला आवर हुए हैं। इनके बच्चे निकल कर जो है कभी कभी जो है मगरमच्छों के वो छोटे छोटे पानी के तालाबों में चले जाते हैं, फिर वहाँ फंस जाते हैं। फिर उनको रेस्क्यू करने के लिए भी जो महकमा कोई कदम नहीं उठाता। अमली तौर पर महकमा वाइल्ड लाइफ का इस हवाले से कोई काम नज़र नहीं आता है। नारा कैनाल में 250 से ज़्यादा मगरमच्छ हैं और मुतअद्दिद मरतबा वो इंसानों पर हमलावर हो चुके हैं। जी
ओके, तो ये अब देखा आपने कि ये है असल मामला। अब इसमें मेरे ख्याल से वक्त आ गया कि वहाँ की आबादी खुद इसको प्लान करे कि जी अगर तो कैनाल में ये सिचुएशन है तो या तो मूव आउट कर जाएं या फिर महकमा वाइल्ड लाइफ वो किसी तरीके से, क्योंकि आप हैबिटाट तो चेंज नहीं कर सकते। नहीं, आप हैबिटाट नहीं चेंज करते, लेकिन जानवरों के पास अक्सर जब खाना नहीं होता तो वो फिर बाहर की तरफ आना शुरू कर देते हैं। हमारे तालाब जो हैं और जो बेल्ट्स हैं वो ड्राई हो रही हैं, उनकी स्पेस कम हो रही है, लेकिन उनकी अफजाइश उसी हिसाब से हो रही है। सो दैट कुड बी वन ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा, एक तो हमने आपको ये दिखाया कि मोहब्बत अगर हो तो मगरमच्छ के जबड़े से भी बचाया जा सकता है अपनी मोहब्बत को, लेकिन वो मोहब्बत अगर जहरीली हो जाए तो फिर क्या हो सकता है? शौहर बीवियों को बचा रहे हैं लेकिन बीवियां शौहरों को मार रही हैं। ऐसा नहीं होता। ऐसा वन स्टोरी इन अ वाइल ऐसी आती है फैसल, वन स्टोरी इन अ वाइल। अगर मैं आपको कहूँ कि ऐसी 11 कहानियां हैं, ऐसी 11 कहानियां हैं। टेल मी अबाउट द स्टोरी। एक खातून है, ईरानी खातून, उन्होंने 22 साल के दौरान, कितने साल के दौरान? 22। कितने शौहरों को मारा? 11 शौहरों को, एक खातून और 11 शौहर, और उन्होंने अदालत के सामने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। सोचें, आफ्टर 2 years she killed one person, after every 2 years। ऑन एवरेज उनकी ये थी, और 56 साला कुलसूम अकबरी थी। अच्छा, उन पे इल्ज़ाम देखें सादिया क्या है, उन पे इल्ज़ाम, और हम थोड़ी देर में उनको दिखाएंगे भी उन खातून को। उनके इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने मुनज़्ज़म तरीके से ज़्यादा उम्र के मर्दों से पहले शादी की, फिर उसके बाद उन्हें डायबिटीज़ की अद्वियात और जो सनती मकासद के लिए जो इस्तेमाल होती थी जहरीली अल्कोहल, उससे मौत के घाट उतार दिया ताकि हक महर और उनकी जायदादों पर कब्जा किया जा सके। यानी कि फ्रॉम गोल्ड डिगर टू अ कोल्ड किलर। ओह माय गॉड, ऑल्दो हम इसके ऊपर इस तरह से थोड़ा सा स्माइल करें, बट दिस इज़ नॉट द स्टोरी दैट वी शुड बी स्माइलिंग ऑन। आई थिंक हमारे माशरे में इस तरह के जोक्स इतने ज़्यादा बनते हैं दैट यू गो बैक टू दैट, बट ये क्या कहे, ये बड़ा ही कोई मुश्किल सा सूरत हाल है। और फिर आई डोंट नो देश के पीछे कितनी सारी प्लानिंग होगी, कितनी सारी रिसर्च होगी, किसी को डायबिटीज़ की पहले मेडिसिन देना, फिर अल्कोहल देना, और फिर बड़ी उम्र के मर्द को अपने लिए चुनना। वेल, इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं, उसका दोबारा हाजिर होंगे। स्टिल कमिंग आउट ऑफ वेलकम बैक अगैन। होप करते हैं कि आपकी सुबह का आगाज़ अच्छा हुआ होगा। अच्छा, कराची वालों को पिछले दिनों, बल्कि अभी भी मेरे ख्याल में उसी मुश्किल में पड़े हुए हैं। यस, न्यू नंबर प्लेट्स ने बड़ा सता के रखा है, और सिंध भर तक, यानी पूरे सिंध में अलॉन्ग विद कराची इन दिनों महकमा एक्साइज और टैक्सेशन के जो दफातर हैं उसमें बड़ा रश है, लोगों का हजूम है। नहीं, सिंध भर में नहीं, कराची में। अच्छा, कराची, हाँ, मैं इसको रिफ्रेज करती हूँ, कराची के सारे दफातर में बहुत कोई लसानियत का अंसर ना निकाल लीजिएगा। कराची और सिंध अलग अलग नहीं है, बट द सिचुएशन इज जब इस तरह की चीज़ें होती हैं अजरक नंबर प्लेट वाली, जिसमें बताया जाता है कि इसमें फीचर्स हैं, तो ये फीचर कराची वाले क्यों एंजॉय करें, बाकी भी करें। एक्चुअली कराची इतना बड़ा शहर और यहाँ पर चेक इन बैलेंस उस तौर से ज़्यादा, और अंदरून सिंध में वैसा नहीं नज़र आता, और उसकी वजह से ऐसा नहीं है ना, वरना पकड़े जाते हैं ऐसे लोग कराची में। तो कोई देखे वो वाली नंबर ना प्लेट लगा कर जाए, उसके साथ क्या होता है? तो यही तो, अब अगर कोई छोटा शहर है तो वहाँ तो सर्विलेंस ज़्यादा हो सकती है ना, वहाँ हो सकती है। इज समथिंग आप आइडियलिज्म में कहाँ चले गए? फैसल टॉकिंग अबाउट कराची। आप अजरक वाली नंबर प्लेट की बात कर रही हैं। एग्जैक्टली। उधर तो सीधी नंबर प्लेट नहीं है, अजरक नंबर प्लेट की क्या नंबर प्लेट ही नहीं है। हमने चलाई है ऐसी फुटेज सक्कर वगैरह से। एनीवेज, लोग कहते हैं इसके ऊपर खैर खासी मीम्स भी चली, वीडियो भी वायरल हुई, इसको हर रंग दिया गया, और हर रंग में खैर बहरहाल इस खबर ने खासी मकबूलियत हासिल की, और नंबर प्लेट लोगों को लगवानी पड़ी, ज़बरदस्ती भी लगवानी पड़ी। अच्छा, अब इतना बढ़ता जा रहा है ये मामला कि जो अब गवर्नर सिंध है कामरान टिसोरी ने भी सिंध हुकूमत से नई अजरक वाली नंबर प्लेट फ्री में तकसीम करने की दरख्वास्त कर दी है। और वो कहते हैं ना कि नेकी कर दरिया में डाल, ऐसा ही कुछ हुआ एक साहब से। और आज वही मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं बात एजान हुसैन की, जिन्होंने कराची के वो नौजवान जिन्होंने फ्री नंबर प्लेट्स बांटी भी, लोगों को दी भी, लेकिन फिर उसके बाद चक्कर भी काटे उन्होंने अदालतों के इस मामले को कि भाई आप कौन होते हैं, आपने कैसे ये लोगों की मदद कर दी। चलें फैज़ान से बात करते हैं। फैज़ान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फैज़ान, सबसे पहले तो ज़रा लीगली मुझे आगाह कीजिए, ये नंबर प्लेट्स जो हैं ये फ्री में दी जा सकती हैं लोगों को, या क्या इस पर कोई कानून है? देखिए, फ्री में देने का जहाँ तक ताल्लुक है, एक्साइज के नीचे जो डिपार्टमेंट के नीचे एक नंबर प्लेट जो पैसे दे के दी जाती है। फिर दूसरी बात ये है, चाहे शरई हो या कानूनी हो, मेरी मर्ज़ी में किसको कुछ भी तोहफ़ा दूँ, सही है ना, उसके लिए मुझे किसी के लीगल फॉर्म की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये होता है कि मैं सरकारी नंबर प्लेट जो है
वो सरकार की चोरी करके दे रहा होता तो फिर इसके ऊपर लिटिगेशन का मुझ पर स्टैम्प लगाई जाती। मैं जो नंबर प्लेट्स दे रहा था वो एक्साइज के नीचे पैसे दे के मिल रही थी, मैं फ्री में दे रहा था। मेरे साथ जो भी इंसिडेंट हुआ वो हुआ इस बात के ऊपर कि जो इनके मुंतखब जो ठेकेदार थे उनका कारोबार ठप हो गया था। पूरी कराची में मैंने 66,000 नंबर प्लेटें दी। अच्छा बिस्मिल फैज़ान, हमारी बहुत वज़ीर एक्साइज से भी हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी इसमें सिक्योरिटी फीचर्स हैं और वो कनेक्टेड हैं सेफ सिटी से। ये अलग बात कि सेफ सिटी को बन के नहीं दे रहा हमारे यहाँ, लेकिन अब काबुल में बन गया, कराची में नहीं बन रहा। तो अब सिचुएशन ये है कि आप जो दे रहे थे नंबर प्लेट्स, उनमें वो सिक्योरिटी फीचर्स थे सारी जो कि वज़ीर एक्साइज कह रहे हैं कि जी ये सारी। और एक्चुअली क्या नंबर प्लेट्स में सिक्योरिटी फीचर्स हैं? ऐसा एक बात तो, पहली बात तो ये है सिक्योरिटी फीचर्स। मैं इस मसले में आया कैसे, क्योंकि मेरे साथ 4 साल से ज़्यादती की जा रही थी। क्या कि मैं एक्साइज के चक्कर लगाता, 2021 में मैं 0 मीटर गाड़ी लेता हूँ, उसके नंबर प्लेट में बनवाता हूँ, मैं पीली नंबर प्लेट का टैक्स देता हूँ। मुझसे लिया ना, वो आपका मसला है, आप इसको वाइट करें, लाल करें, नीली करें, पीली करें, आप मुझे मेरी प्लेट्स दें, ठीक है ना। फैमिली के साथ गाड़ी को रोका जाता है, रोक के जो हमारे ट्रैफिक सार्जेंट्स हैं, जिसके ऊपर मैं 2-3 दिन से बात भी कर रहा हूँ, कि जिनका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ लोडिंग का है, जिनका ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ अगर बाइक बंद होगी तो थाने पहुँचाने का, वो मशीन लेके खड़े हो जाते हैं। आईजी साहब को चाहिए और डीआईजी ट्रैफिक को चाहिए इस पर नोटिस लें। उनके इख्तियारात ही नहीं है, उनके हाथ में मशीन दी किसने? कल से वो लाइसेंस भी तलब नहीं कर सकते, गाड़ी रोक भी नहीं सकते वो। हमारे यहाँ पे 2 मोटरसाइकिल के ऊपर 4 जवान खड़े हुए होते हैं, सिपाही पूरी तरीके से करते हैं और उंगलियों के बीच में मंशाट डाल के खुद चेक कर। इल्ज़ाम नहीं लगा रहा है, ऐसे बहुत बेतहाशा वाक़यात हैं। पूछेगा कौन? सिर्फ बातों की हद तक रह गई। अब आ जाए नंबर प्लेट के ऊपर बात आ गई। नंबर प्लेट 2021 से लेके मैं 2025 तक चक्कर लगाता हूँ, फिर मुझे एक नया जो है वो उसमें डाल दिया जाता है कि वो वाली नंबर प्लेट तो कैंसिल हो गई है, 2022 से जो आई है ना वो। अब आप एक बात बताएं, जैसे आपने एक्साइज मिनिस्टर साहब का कहा, एक्साइज मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं कि हमने 20 लाख लोगों को नंबर प्लेट्स दिए हैं, ऐसे ही है जी। वो जो नंबर प्लेट्स हमने 20 लाख लोगों को दी, उनको पुराने रेट्स में दी। अच्छा, 2022 के बाद जो 15 लाख लोग रह गए उनको नए रेट्स पे क्यों? एक बात। फिर दूसरी बात देखें, पहले हमारा था 20 अरब रुपए का बजट और अब हमारा 204 अरब रुपए का बजट है। किसके पैसे हैं? हमारे आपके 21 करोड़ रुपए का मसला ही है, दे दें यार। कितना बड़ा इशू हो गया, लोग इसके ऊपर लासानी फसादात की तरफ चले गए। कोई अजरक के ऊपर पीछे लग गया, कोई सिंधी निज़म के ऊपर बात कर रहा है, कोई उर्दू को पॉइंट कर रहा है, कोई महाजिरों को पॉइंट कर रहा है। आगे फसादात कौन करा रहा है? इसका मतलब हमेशा से जो हुक्मरान का काम है ना, आवाम को प्रोटेक्ट करना, रिलैक्सेशन देना। यहाँ पे कोई एक अमल बता दें कि आप किसी 100 बाइक वालों को रोक के दिखा दें, मैं सर मुनवाने को तैयार हो जाऊँगा। कोई एक भी बंदा बोले कि मैं इस हुकूमत से मुतमईन हूँ। बाइक की प्लेट्स और गाड़ी की प्लेट्स क्या दे रहे हैं? 2200 रुपये जो है वो गाड़ी की थी और 1200 रुपये जो है वो कितने टाइम में आ रही हैं? नहीं आ रही। जो न्यू रजिस्ट्रेशन है, जो इनके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, वो तो अभी आपको हाथ करके मिल जाएगा। अभी मैंने 2025 अभी कुछ दिन पहले मैंने हैवी बाइक ली है, उसकी मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई, मुझे उसकी बाइक की नंबर प्लेट मिली है, ठीक है, वो मिली है। लेकिन मेरी 2021 की नंबर प्लेट मुझे अभी तक नहीं मिली। मेरे पास एक 2017 की गाड़ी है, उसकी नंबर प्लेट मुझे अभी तक नहीं मिली। फिर ये क्यों नहीं मिली, क्या मसला है? वजह सारी ये है कि हम अभी चाइना से इंपोर्ट करा रहे हैं, इसमें फ्यूचर्स लग रहे हैं, ये सारी चीज़ें लग रहे हैं, फिर वो आएगी तो हम डिलीवर करेंगे। तो भाई जब नहीं आ रही डिलीवर, तब अब आप एक बात बताएं। अच्छा, इस बीच चालान हो रहे हैं लोगों के? अच्छा, अब मैं उसी तरफ आता हूँ। फैज़ान हुसैन जो नंबर प्लेट दे रहा था, वो गवर्नमेंट ने कहा था कि सरकारी नंबर प्लेट या सरकारी नंबर प्लेट जैसी जिस पे नंबर्स क्लियर नज़र आए। एक्साइज वाले टैक्स की रसीद काटने के बाद बोलते हैं बस पर्ची जेब में रखो, नंबर प्लेट हो या ना हो। ये कौन सा कानून, ये कौन सा सेफ सिटी है? एक बात। फिर जिनकी आप कॉपी कर रहे हैं ना, पहले आप वैसे बने। पंजाब तो ये तो बोलते हैं ना हम यूएई की कॉपी कर रहे हैं। मैं भी परसों आया हूँ रात में वापसी परसों रात में 10 बजे मेरी कराची में लैंडिंग है। मैं वहाँ पे मेरे पास कुछ वीडियोस में वहाँ के बाइक राइडर्स की बना कर लेकर आया हूँ। मैंने कहा सहूलत क्या है, रोड्स अच्छे, पानी 24 घंटे, बिजली। अच्छा, फिर देते क्या है? किट जो है ना वो कंपनी देती है,
गवर्नमेंट मेंटेनेंस हर 6 महीने बाद देती है, जिसमें टायर शायर ये सारी चीज़ें उनको दी जाती है। वहाँ गुर्बत नहीं है, यहाँ पे तो फ़कीर आप बना रहे हो। ऐसा ही है। आप कौन से सेफ सिटी की बात कर रहे हैं? यहाँ पे सेफ सिटी है क्या? कुछ है? कुछ भी कैमरास तो हो अभी तक, और जो लगे थे पिछले। हाँ। अच्छा, आप लगा दें, उसके बाद करते हैं। दूसरी बात ये देखें, जहाँ पे कैमरे लग रहे हैं वहाँ तो क्राइम वैसे ही नहीं हो रहा ना। शाहर फैसल पे क्राइम होता है? नहीं, मेन रोड पे नहीं होता। गुलशन इकबाल में मेन रोड पे क्राइम नहीं होते। क्राइम्स का जो रेशो है वो है गलियों में, मोहल्लों में। बैंक से पैसे लेके निकलते हैं, बैंक के बाहर कभी भी डकैती नहीं पड़ती। जब वो घर के बाहर या गली के अंदर पहुंचता है तब होती है। इतनी छोटी छोटी सी गलियां हैं, आप उसको सेफ सिटी बनाएं। पहले हमारी सिंध हुकूमत को इस काबिल खुद होना चाहिए कि वो लोगों पे कुछ लागू करे तो उनके पास अल्फाज हों। यहाँ पे सिंध हुकूमत, यहाँ पे ना रोड ना पानी बिजली गैस कुछ नहीं है। ज़्यादा तजुर्बा बता देता हूँ। समामा के सामने बाइक वाला जो है वो ट्रैफिक पुलिस वाले से कुछ लड़ रहा था, तो मैं जब उतरा मैंने कहा भाई क्या है, तो बात ये हो रही थी कि जी ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका और बाइकर ने बोला कि आपने तो गड्ढा है तो आप किस चीज़ का मुझे चालान काटें, सड़क का। जब सड़क ही नहीं तो मैं क्या करूँगा। उस पर ट्रैफिक चालक ने कहा हंसते हुए, यार आप बात तो सही कर रहे हो, अल्लाह हाफ़िज़। ये हालत है हमारी, ये सूरत हाल है। तो हमारी सड़क है, सड़क पे गड्ढे हैं, उसकी मेंटेनेंस नहीं है। अभी हमने पहले घंटे में डिस्कस किया कि जी हमारे पास वो जो एक ताक़यामत तक चलने वाला मंसूबा है जो कि चले ही जा रहा है, जो कि ख़त्म नहीं हो रहा है। सो अब इस पे लोगों का तो ये कहना है कि भाई सहूलियात दे दें, उसके बाद जो टैक्स लेना है ले लें। गवर्नर सिंध भी इसमें आ गए। गवर्नर सिंध ने कहा कि जी फ्री में देनी चाहिए नंबर। अब एक बात मुझे बताएं, मैं गवर्नर साहब की क्या, मैं उन सब की बात करूंगा जो इस असेंबली का हिस्सा है। जब ये बिल पास हो रहा था तो ऐसा नहीं है कि घर से जो डिप्टी स्पीकर है उसके घर पे गए, लेटर चुपके से पास करवाया और वही करा गया, ऐसा नहीं हुआ होगा। असेंबली में सभी लोग मौजूद थे। आज वो लोग रोड पे प्रोटेस्ट करने की बातें कर रहे हैं, क्यों भाई? अच्छा, दूसरी बात ये, अगर कोई इशू है हुकूमत से अलग हो जाए, चाहे उसमें जमात इस्लामी हो या मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हो या पीपल्स पार्टी हो या XYZ नून लीग हो, कोई भी हो, आपस में इख्तलाफात है ना, अलग हो जाए। ऐसा ही होना चाहिए ना। अगर आप कौम के साथ इतने सच्चे हैं तो अलग हो जाए। मुझे बहुत सारी चीज़ें अप्रोच आई, बहुत सारी चीज़ों के लिए ऑफ़र्स भी हुई, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई। मैंने कहा ये नहीं हो सकता यार, मेरिट के ऊपर बात करो, बात करें, हाँ बैठ के बात करें। अब आप टोटल फॉलो कर रहे हैं दूसरे मुल्क को, क्या है ना, वहाँ ऐसा होता है। लाहौर की बात करते हैं तो अब K21 चैनल के ऊपर मेरी एक पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा थी, उनसे बात हो रही थी कि किनाल का इशू आज आप लोगों को नज़र आ रहा है। ये मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुका था, आज से 1.5 महीने पहले मैं K21 चैनल के ऊपर ये बात बोल चुका था कि स्टोन पिचिंग का काम दिखा दें, तो नहीं हुआ। आपने भी देखा ये हुआ। कौन करेगा इंक्वायरी? कौन पूछेगा? पूछने वाला कोई है नहीं है। ये भी वजह सारी ये है कि वो पीपल्स पार्टी की रहनुमा मुझे बोलती है आप एप्लीकेशन देना। मैंने बोला किसको दूँ? बोला CM को दे। मैंने CM किसका है? आपका। मैंने बोला ये मुर्तज़ा वहाब साहब कौन है? आपके। और मैंने ठेकेदार कौन है? मैंने नाम आपको भी पता है कौन है कौन नहीं है। मैंने बोला आपके हैं ये सारे लोग। आप तो वो बात कर रही हैं कि मैं बाप की शिकायत बेटे से करूँ, ऐसा ही है ना। क्या होना है? कुछ भी नहीं होना। मेरिट के ऊपर कुछ नहीं होता। अब आपने करना है ना, देखें आप इंजीनियर्स हैं ना, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं, सिर्फ ऐसे नहीं है आपके सेलेक्टेड इंजीनियर। हमें आप पे एतबार ही नहीं है, हम कर ही नहीं सकते। फिर दूसरी बात ये, पूरी दुनिया में क्या सिर्फ यही ठेकेदार मौजूद था जो इसी कभी किनाल के प्रोजेक्ट को बना रहा होता है, कभी उसको बना रहा होता है। बाकी जितने डिग्री होल्डर्स हैं वो पागल हैं। ये यूनिवर्सिटियां बंद कर देना अगर यही 50-50 60 साल के लोग। कनाल वाली बात की थी, इस पे तो हमारे नुमाइंदे ने जाके इसको रिपोर्ट भी किया। अगर वो हमारे पास है इट्स अ बिफिटिंग टाइम हम उसको चला सके। लेकिन थैंक यू सो मच फैजान। अब एज कराचीइट्स फ़र्ज़ है हमारा कि हम आवाज़ उठाते रहें और आवाज़ उठाते रहेंगे और ये लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जो बात है वो होनी चाहिए। अगर वज़ीर एक्साइज सिंध हुकूमत कह रही है कि ये नंबर प्लेट जो हैं ये कराची के शहरियों के सिक्योरिटी फीचर्स के लिए है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर उसमें अवाम ये कह रहे हैं कि वो जो हमने पहले से नंबर प्लेट की रजिस्ट्रेशन करा ली थी और उस पर आप हमें कह रहे हैं तो हो गई कैंसिल और आप ये लें दोबारा, तो फिर अब इसमें उनकी दाद रस्सी पैसे से एक तो वो वापस ले और फिर इसकी क्या गारंटी है फैसल के 3 साल बाद या 2 साल बाद कोई नई फीचर्स वाली आ जाएगी और फिर वो आवाम को अपने पैसे से नहीं लेनी पड़ेगी। तो इसकी भी तो कोई गारंटी तो ये फीचर फिल्म तो देखिए इसी तरह चलती रहेगी। हमें एक ब्रेक ले तो उसका हाजिर होंगे। स्टे विद अस। एक बार फिर आपको कहेंगे खुशामदीद। अच्छा, अब समाजी मसाइल हो